कर्तरी दोष। लग्न से 12वें मार्गी और द्वितीय में वर की दोनों पाप ग्रह हों तो लग्न में आधे पीछे दोनों ओर से जाने के कारण ये कर्तरी दोष कहलाता है। इसमें विवाह होने से यह कर्तरी दोष वर वधू दोनों के गले पर छुरी चलाने वाला, उनका अनिष्ट करने वाला होता है। ऐसे कर्तरी दोष से युक्त लग्न का परित्याग कर देना चाहिए। लग्न दोष। यदि लग्न से 6, 8वें तथा 12वें चंद्रमा हो तो यह लग्न दोष कहलाता है। ऐसा लग्न शुभ ग्रहों तथा अन्य संपूर्ण गुणों से युक्त होने पर भी दोष युक्त होता है। वो ग्रह, वो लग्न बृहस्पति और शुक्र से युक्त हो तथा चंद्रमा उच्च, नीच, मित्र या शत्रु राशि में कहीं भी हो तो भी यत्नपूर्वक त्याग देने योग्य है, क्योंकि ये सब गुणों से युक्त होने पर भी वर वधू के लिए घातक कहा गया है। सग्रह दोष। चंद्रमा यदि किसी ग्रह से युक्त हो तो सग्रह दोष होता है। इस दोष में भी विवाह नहीं करना चाहिए। चंद्रमा यदि सूर्य से युक्त हो तो दरिद्रता, मंगल से युक्त हो तो घात अथवा रोग, बुध से युक्त हो तो अनपत्यता, संतान हानि, गुरु से युक्त हो तो दौर्भाग्य, शुक्र से युक्त हो तो पति पत्नी में शत्रुता, शनि से युक्त हो तो प्रवज्या, घर का त्याग, राहु से युक्त हो तो सर्वस्व हानि और केतु से युक्त हो तो कष्ट और दरिद्रता होती है। पाप ग्रह की निंदा और शुभ ग्रहों की प्रशंसा। मुने, इस प्रकार सग्रह दोष में चंद्रमा यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो वर वधू दोनों के लिए घातक होता है। यदि वो शुभ ग्रहों से युक्त हो तो उस स्थिति में यदि उच्च या मित्र की राशि में चंद्रमा हो तो लग्न दोष युक्त रहने पर भी वर वधू के लिए कल्याणकारी होता है। परंतु चंद्रमा स्वोच्च में या स्वराशि में अथवा मित्र की राशि में रहने पर भी यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो वर वधू दोनों के लिए घातक होता है। अष्टम राशि लग्न दोष। वर या वधू के जन्म मंगल से अथवा उसकी जन्म राशि से अष्टम राशि विवाह लग्न में पड़े तो ये दोष भी वर और वधू के लिए घातक होता है। वो राशि या वो लग्न शुभ ग्रह से युक्त हो तो भी उस लग्न को, उस नवमांश से युक्त लग्न को अथवा उसके स्वामी को यत्नपूर्वक त्याग देना चाहिए। द्वादश राशि दोष। वर वधू के जन्म लग्न या जन्म राशि से द्वादश राशि यदि विवाह लग्न में पड़े तो वर वधू के धन की हानि होती है। इसलिए उस लग्न को, उसके नवमांश को और उसके स्वामी को भी त्याग देना चाहिए। जन्म लग्न और जन्म राशि की प्रशंसा। जन्म राशि और जन्म लग्न का उदय विवाह में शुभ होता है तथा दोनों के उपचय 3, 6, 10, 11 स्थान यदि विवाह लग्न में हो तो अत्यंत शुभप्रद होता है। विषघटी दुर्वांग। अश्वनी का दुर्वांग 50, भरणी का 24, कृतिका का 30, रोहिणी का 54, मृगशिरा का 13, आद्रा का 21, पुनर्वसु का 30, पुष्य का 20, आश्लेषा का 32, मघा का 30, पूर्वा फाल्गुनी का 20, उत्तरा फाल्गुनी का 18, हस्तका का 21, चित्रा का 20, स्वाति का 14, विशाखा का 14, अनुराधा का 10, ज्येष्ठा का 14, मूल का 56, पूर्वाषाढ़ का 14, उत्तराषाढ़ का 20, श्रवण का 10, धनिष्ठा का 10, शतभिषा का 18, पूर्व भाद्रपद का 16, उत्तर भाद्रपद का 24 और रेवती का दुर्वांग 30 है। इन अश्विनी आदि नक्षत्रों के अपने अपने दुर्वांग तुल्य घड़ी के बाद 4 घड़ी तक विषघटी होती है। विवाह आदि शुभ कार्यों में विष घटिकाओं का त्याग करना चाहिए। रवि आदि वारों में जो मुहूर्त निंदित कहा गया है वो यदि अन्य लाख गुणों से युक्त हो तो भी विवाह आदि शुभ कार्यों में वर्जनीय ही है। रवि आदि दिनों में जो जो वार दोष कहे गए हैं वे अन्य सब गुणों से युक्त हों तो भी शुभ कार्य में वर्जनीय है। नक्षत्र के जिस चरण में पूर्वोक्त एकारगल दोष हो उस चरण नवांश से युक्त हो तो लग्न हो तो उसमें यदि गुरु शुक्र का योग हो तो भी विषयुक्त दूध के समान उसको त्याग देना चाहिए। ग्रहण तथा उत्पात से दूषित नक्षत्र को 3 ऋतु 6 मास तक शुभ कार्य में छोड़ देना चाहिए। जब चंद्रमा उस नक्षत्र को भोग कर छोड़ दे तो वो नक्षत्र जली हुई लकड़ी के समान निष्फल हो जाता है, अर्थात दोषकारक नहीं रह जाता। शुभ कार्यों में ग्रह से विद्ध और पाप ग्रह से युक्त संपूर्ण नक्षत्र को मदिरा मिश्रित पंचगव्य के समान त्याग देना चाहिए। परंतु यदि नक्षत्र शुभ ग्रह से विद्ध हो तो उसको विद्ध चरण मात्र त्याज्य है, संपूर्ण नक्षत्र नहीं। किंतु पाप ग्रह से विद्ध नक्षत्र शुभ कार्य में संपूर्ण रूप से त्याज देने योग्य है। विहित नवमांश। वृष, तुला, मिथुन,
कन्या और धनु का उत्तरार्ध तथा इन राशियों के नवमांश विवाह लग्न में शुभप्रद है। किसी भी लग्न में अंतिम नवमांश में यदि वर्गोत्तम हो तभी उसे शुभप्रद समझना चाहिए, अन्यथा विवाह लग्न का अंतिम नवमांश 26 अंश 40 कला के बाद अशुभ होता है। यहाँ अन्य नवमांश नहीं ग्रहण करने चाहिए क्योंकि वे कुनवांश कहलाते हैं। लग्न में कुनवांश हो तो अन्य सब गुणों से युक्त होने पर भी वो त्याज्य है। जिस दिन महापात सूर्य चंद्रमा का क्रांति साम्य हो वो दिन भी शुभ कार्य को छोड़ देने योग्य है, क्योंकि वो अन्य सब गुणों से युक्त होने पर भी वर वधू के लिए घातक होता है। इन दोषों से भिन्न विद्युत, निहार, कुहरा और वृष्टि आदि दोष जिनका अभी वर्णन नहीं किया गया है स्वल्प दोष कहलाते हैं। लघु दोष विद्युत, निहार, वृष्टि, प्रतिसूर्य, दो सूर्य सा दिखना, परिवेश, घेरा, इंद्रधनुष, धनगर्जन, लत्ता, उपग्रह, पात, मास दग्ध, तिथि, दग्ध, अंध, बधिर तथा पंगु इन राशियों के लग्न एवं छोटे छोटे और भी दोष हैं। अब उनकी व्यवस्था का प्रतिपादन किया जाता है। विद्युत, बिजली, निहार, कोहरा या पाला, वृष्टि, वर्षा ये यदि असमय में हो तभी दोष समझे जाते हैं। यदि समय पर हो, जैसे जाड़े के दिन में पाला पड़े, वर्षा ऋतु में वर्षा हो तथा सघन मेघ में बिजली चमके तो सब शुभ ही समझे जाते हैं। यदि बृहस्पति, शुक्र अथवा बुध इनमें से एक भी केंद्र में हो तो इन सब दोषों को नष्ट कर देते हैं, इनमें संशय नहीं। पंचशला का वेद 5 रेखाएं पड़ी और 5 रेखाएं खड़ी खींचकर 2-2 रेखाएं कोणों में खींचने बनाने में पंचशला का चक्र बनता है। इस चक्र के ईशान कोण वाली दूसरी रेखा में कृतिका को लेकर आगे प्रदक्षिण क्रम से रोहिणी आदि अभिजीत सहित संपूर्ण नक्षत्रों का उल्लेख करें। जिस रेखा में ग्रह हो उसी रेखा की दूसरी ओर वाला नक्षत्र विद्य समझा जाता है। लत्ता दोष सूर्य आदि ग्रह क्रमशः अपने आश्रित नक्षत्र से आगे और पीछे 12, 22, 3, 7, 6, 5, 8 तथा 9 दैनिक नक्षत्र को लातों से दूषित करते हैं, इसलिए इनका नाम लत्ता दोष है। पात दोष सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे आश्लेषा, मघा, रेवती, चित्रा, अनुराधा और श्रवण तक की जितनी संख्या हो उतनी ही यदि अश्विनी से दीन नक्षत्र तक गिनने से संख्या हो तो वो नक्षत्र पात दोष से दूषित समझा जाता है। परिहार सौराष्ट्र, काठियावाड़ और शाल्व देश में लत्ता दोष वर्जित है। कलिंग, जगन्नाथपुरी से कृष्णा नदी तक के भूभाग, वंग, बंगाल, वालिक, बलख और कुरूर क्षेत्र देश में पात दोष त्याज्य है। अन्य देशों में ये दोष त्याज्य नहीं है। मास दग्ध तिथि तथा दग्ध लग्न ये मध्य प्रदेश, प्रयाग से पश्चिम, कुरूर से पूर्व, विंध्य और हिमालय के मध्य में वर्जित है। अन्य देशों में दूषित है। पंग, अंध, काण, लग्न तथा मासों में जो शून्य राशियां कही गई हैं वे गौड़, बंगाल से भुवनेश्वर तक तथा मालव, मालवा देश में त्याज्य हैं। अन्य देशों में निंदित नहीं। विशेष अधिक दोषों से दुष्ट काल को तो ब्रह्मा जी भी शुभ नहीं बना सकते, इसलिए जिसमें थोड़ा दोष और अधिक गुण हो ऐसा काल ग्रहण करना चाहिए। वेदी मंडप और इस प्रकार वर वधू के लिए शुभप्रद उत्तम समय में श्रेष्ठ लग्न का निरीक्षण खोज करना चाहिए। तदनंतर 1 हाथ ऊंची, 4 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी उत्तर दिशा में लत कुछ नीची वेदी बनाकर सुंदर चिकने 4 खंभों का एक मंडप तैयार करें, जिसमें चारों ओर सोपान सीढ़ियां बनाई गई हों। मंडप भी पूर्व उत्तर में निम्न हो, वहां चारों तरफ कदली स्तंभ गड़े हों। वो मंडप शुक आदि पक्षियों के चित्रों से सुशोभित हों तथा वेदी नाना प्रकार के मांगलिक चित्र युक्त कलशों से विचित्र शोभा धारण करते हों। भांति भांति के वंदनवार तथा अनेक प्रकार के फूलों के श्रृंगार से वह स्थान सजाया गया हो। ऐसे मंडप के बीच बनी हुई वेदी पर जहाँ ब्राह्मण लोग स्वस्तिवाचन पूर्वक आशीर्वाद देते हों, जो पुण्यशिला स्त्रियों तथा दिव्य समारोहों से अत्यंत मनोहर जान पड़ती हो तथा नृत्य, वाद्य और मांगलिक गीतों की ध्वनि से जो हृदय को आनंद प्रदान कर रही हो, वर और वधू को विवाह के लिए बिठावें। वर वधू की कुंडली का मिलान। 8 प्रकार के भकुट, नक्षत्र, राशि, राशि स्वामी, योनि तथा वर्ण आदि सब गुण यदि रजु, अनुकूल या शुभ हो तो ये पुत्र पौत्रादि का सुख प्रदान करने वाले होते हैं।
वर और कन्या दोनों की राशि और नक्षत्र भिन्न हो तो उन दोनों का विवाह उत्तम होता है। दोनों की राशि भिन्न और नक्षत्र एक हो तो उनका विवाह मध्यम होता है। और यदि दोनों का एक ही नक्षत्र एक ही राशि हो तो उन दोनों का विवाह प्राण संकट उपस्थित करने वाला होता है। स्त्री दूर दोष। कन्या के नक्षत्र से प्रथम नवक 9 नक्षत्रों के भीतर वर का नक्षत्र हो तो ये स्त्री दूर नामक दोष कहलाता है, जो अत्यंत निंदित है। द्वितीय नवक 10 से 18 तक के भीतर हो तो मध्यम कहा गया है। यदि तृतीय नवक 19 से 27 तक के भीतर हो तो उन दोनों का विवाह श्रेष्ठ कहा गया है। गण विचार। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, भरणी और आद्रा ये नक्षत्र मनुष्यगण हैं। श्रवण, पुनर्वसु, हस्त, स्वाति, रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुष्य और मृगशिरा ये देवगण हैं तथा मघा, चित्रा, विशाखा, कृतिका, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, मूल और आश्लेषा ये नक्षत्र राक्षसगण हैं। यदि वर और कन्या के नक्षत्र किसी एक ही गण में हो तो दोनों में परस्पर सब प्रकार से प्रेम बढ़ता है। यदि एक का गण मनुष्य गण और दूसरे का देवगण हो तो दोनों में मध्यम प्रेम होता है तथा यदि एक का राक्षस गण और दूसरे का देवगण या मनुष्य गण हो तो वर वधु दोनों को मृत्यु तुल्य क्लेश प्राप्त होता है। राशि। वर और कन्या की राशियों को परस्पर गिनने से यदि वे 6ठी और 8वीं संख्या में पड़ती हों तो दोनों के लिए घातक हैं। यदि 5वीं और 9वीं संख्या में हो तो संतान की हानि होती है। यदि दूसरी और 12वीं संख्या में हो तो वर वधु दोनों निर्धन होते हैं। इससे भिन्न संख्या में हो तो दोनों में परस्पर प्रेम होता है। परिहार। द्विदाशक और 9 पंचक 9 5 दोष में यदि दोनों की राशियां एक ही स्वामी हो तथा दोनों की राशि स्वामियों में मित्रता हो तो विवाह शुभ कहा गया है। परंतु षष्टक 6 8 में दोनों के स्वामी एक होने पर भी विवाह शुभदायक नहीं होता। योनिकुट। अश्व, गज, 2 गज, 3 मेष, 4 सर्प, 5 सर्प, 6 श्वान, 7 मार्जार, 8 मेष, 9 मार्जार, 10 मूषक, 11 मूषक, 12 गौ, 13 मनिष, 14 व्याघ्र, 15 महिष, 16 व्याघ्र, 17 मृग, 18 मृग, 19 वशान, 20 वानर, 21 नकुल, 22 नकुल, 23 वानर, 24 सिंह, 25 अश्व, 26 सिंह, 27 गौ तथा 28 गज। ये क्रमशः अश्विनी से लेकर रेवती तक अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों की योनियां हैं। इनमें श्वान और मृग में नकुल और सर्प में मेष और वानर में सिंह और गज में गौ और व्याघ्र में मूषक और मार्जार में तथा महिष और अश्व में परस्पर भारी शत्रुता होती है। वर्णकूट। मीन, वृश्चिक और कर्क राशि ब्राह्मण वर्ण हैं। इनके बाद वाले क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण हैं। एक वर्ण के वर और वधु में तो विवाह स्वयं सिद्ध है ही। पुरुष राशि के वर्ण से स्त्री राशि का वर्णहीन हो तो भी विवाह शुभ माना गया है। इससे विपरीत अर्थात पुरुष राशि के वर्ण से स्त्री राशि का वर्ण श्रेष्ठ हो तो अशुभ समझना चाहिए। नाड़ी विचार। 4 चरण वाले नक्षत्र अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आद्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, श्रवण, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, रेवती में उत्पन्न कन्या के लिए अश्विनी से आरंभ करके रेवती तक 3 पर्वों पर क्रम उत्कर्म से गिन कर नाड़ी समझें। 3 चरण वाले कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ और पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों में उत्पन्न कन्या के लिए कृतिका से लेकर भरणी तक क्रम उत्क्रम से 4 पर्वों तक गिन कर नाड़ी का ज्ञान प्राप्त करें तथा 2 चरणों वाले मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा नक्षत्रों में उत्पन्न कन्या की नाड़ी जानने के लिए मृगशिरा से लेकर रोहिणी तक 5 पर्वों पर क्रम उत्कर्म से गिने। यदि वर और वधु दोनों के नक्षत्र पर एक पर्व पर पड़ें तो वे उनके लिए घातक हैं और भिन्न पर्वों पर पड़ें तो उन्हें शुभ समझना चाहिए। वर और कन्या की कुंडली मिलाने के लिए जो वश्य, योनि, राशिकुट, योनिकुट, वर्णकुट तथा नाड़ी आदि का वर्णन किया गया है उन सबको सुगमतापूर्वक जानने तथा उनके गुणों को समझने के लिए निम्नांकित चक्रों पर दृष्टिपात कीजिए। जन्मकालिक ग्रहों की स्थिति तथा जन्म नक्षत्र संबंधी 8 प्रकार के कूट द्वारा वर वधु की कुंडली का मिलान किया जाता है। यदि जन्म लग्न या जन्म राशि चंद्रमा से 1, 4, 7, 8 या 12वें स्थान में मंगल या अन्य पाप ग्रह वर की कुंडली में हो तो पत्नी के लिए और कन्या की कुंडली में हो तो वर के लिए अनिष्टकारक होते हैं। यदि दोनों की कुंडलियों में
उक्त स्थानों में पाप ग्रह की संख्या समान हो तो उक्त दोष नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए विवाहों के भेद। ऊपर बताए हुए शुभ समय में प्राजापत्य, ब्राह्मण, दैव और 4 आर्ष, ये 4 प्रकार के विवाह करने चाहिए। ये ही चारों विवाह उपर्युक्त फल देने वाले होते हैं। इससे अतिरिक्त जो गांधर्व, आसुर, पैशाच और राक्षस विवाह हैं, वे तो सब समय के समान ही फल देने वाले होते हैं। अभिजीत और गोधूली लग्न। सूर्योदय काल में जो लग्न रहता है उससे चतुर्थ लग्न का नाम अभिजीत है और 7वां गोधूली लग्न कहलाता है। ये दोनों विवाह में पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाले होते हैं। पूर्व तथा कलिंग देशवासियों के लिए गोधूली लग्न प्रधान है और अभिजीत लग्न तो सब देशों के लिए मुख्य कहा गया है, क्योंकि वो सब दोषों का नाश करने वाला होता है। अभिजीत प्रशंसा। सूर्य के मध्य आकाश में जाने पर अभिजीत मुहूर्त होता है। वो समस्त दोषों को नष्ट कर देता है, ठीक उसी तरह जैसे त्रिपुरासुर को श्री शिवजी ने नष्ट किया था। पुत्र का विवाह करने के बाद 6 मासों के भीतर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। एक पुत्र या पुत्री का विवाह करने के बाद दूसरे पुत्र का उपनयन भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार एक मंगल कार्य करने के बाद 6 मासों के भीतर दूसरा मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। एक गर्भ से उत्पन्न 2 कन्याओं का विवाह यदि 6 मास के भीतर हो तो निश्चय ही 3 वर्ष के भीतर उनमें से एक विधवा होती है। अपने पुत्र के साथ जिसकी पुत्री का विवाह हो फिर उसके पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना प्रत्युद्वाह कहलाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए तथा किसी एक ही वर को अपनी 2 कन्याएं नहीं देनी चाहिए। 2 सहोदर वरों को 2 सहोदर कन्याएं नहीं देनी चाहिए। 2 सहोदरों को एक ही दिन एक साथ विवाह या मुंडन नहीं कराना चाहिए।